ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय सपनों के से दिन। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। तो एक छोटा बच्चा अपनी स्टोरी जो है वो बता रहा है अभी, जो अब बड़ा हो चुका है, और कैसे उस टाइम में बच्चे रहते थे। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई जगह कहाँ कहाँ चोट खा लेते। चोट मीन्स उनको इंजरी हो जाती, और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। मीन्स पहले से ही वो ऐसे कपड़े पहने हुए होते थे जो पुराने होते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलियाँ और या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी के माँ बाप उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करने लगते। लहू का मीन्स है ब्लड, और इसमें घुटने जो हैं वो नी के लिए है। तो ऐसे जब बच्चे जब टूटे फूटे घर पे जाते थे और उनके ब्लड भी आया रहता था, तो भी माँ बाप जो उन पे तरस नहीं खाते थे, बल्कि उनकी उल्टे पिटाई कर देते थे। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, बहुत एंग्री होते थे, पीटने लगते तो ध्यान भी ना देते। छोटे बच्चों के नाक मुंह से लहू बहने लगा और या उनके कहाँ चोट लगी, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब तक ठीक समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया। वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है, और पूरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले जाते हैं। तो जो लेखक है वो एक टीचर है। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से आकर बसे थे। 2-3 घर साथ में उजड़ी सी गली में रहने वाले लोग थे। हमारी सभी की आदतें कुछ कुछ मिलती जुलती थी, मतलब उन सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो सेम था। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, जो गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं, न ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनिये आड़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। परचूनिये आड़तिये मीन्स जो ग्रोसरी का काम करते थे, वो लोग भी अपने बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल नहीं भेजते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है? थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास के लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहिए लिखने लगेंगे। तो इसके अंदर ये जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ये पंजाबी के वर्ड्स हैं, जो पंजाब में अधिकतर यूज़ होते हैं। इसके अंदर लंडे का अर्थ होता है जो एक अकाउंट्स लिखने का एक तरीका है, उसके लिए है, और बहिए मीन्स अकाउंट की बुक। पंडित 8-6 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ भी अभी तक अलिफ बे जिम च भी नहीं सीख पाए हैं। ये जो है अल्फ़ाबेट्स हैं पंजाबी के। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदार करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बातें खूब अच्छी तरह समझ लेते। पता भी नहीं चला कि लोकोक्तियों के अनुसार ए खेंडा दे दिन 4 कैसे बीत गए। तो इसमें ए खेंडा का मतलब है खेलने के लिए जो उनके दिन थे वो कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसे भी था काम कराने लगे। तो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे, उनका इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद हैं। याद करने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा।
परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम ढंडियाँ कहा करते, उनके नीम के पत्ते जैसे पत्तों की महक आज भी आंखें मूंदकर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिसमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार थी कि हम चंदू चपड़ासी मीन्स जो उनके यहाँ पियोन लगा था, से आंखें बचाकर कभी कभार 2-3 तोड़ लिया करते। उसकी बहुत तेज़ सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं आता कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते हुए उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चढ़ जाया करते मीन्स वो उन्हें खा जाते थे। तो इस पैराग्राफ में लेखक जो है वो बोल रहा है कि बचपन के अंदर जो सभी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी और सुहावनी लगती हैं। ये साइकोलॉजी है। जब अगली श्रेणी में दाखिला होता, मतलब वो नेक्स्ट क्लास में जाते, तो एक और तो कुछ बड़े और सयाने होने के एहसास से उत्साहित होते थे, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियाँ किताबें से जान कैसे बास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। तब स्कूल में शुरू के साल में 1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। ननिहाल मीन्स अपने इन लॉज के यहाँ पे जाते थे माँ बाप। वहाँ नानी यानी मदर्स मदर ग्रैनी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी जी से जो भी जी में आता मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती, अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल ही भी अपने घर से थोड़े बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतारकर पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत पर खूब लथपथ कर उसी तरह भागते। किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत के गंदीले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं ऐसा 5-10 बार करते और 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता। कुछ तो हाथ पैर हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए सांप के लिए भैंस के सींग या दुम को पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बनाते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांसें रुकने लगी हैं, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। तो वो लोग जो हैं 1 पाउंड के अंदर नहाते थे, जबकि उन्हें स्विमिंग भी नहीं आती थी। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन का डर तब बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगते। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते। मन में हिसाब लगाने लगते, यदि 10 सवाल रोज़ तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक दिन गिनते गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। छुट्टियों स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, मीन्स जो उनके टीचर्स जो हैं वो पीटते थे उनको, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज़ निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे होने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगे स्कूल का भय बढ़ने लगा। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसा समय
हमारे सबसे बड़े नेता ओमा हुआ करते। तो इस तरह से जब उनकी छुट्टियां होती थी तो वो उसको उस टाइम को खेलने में ही बिता दिया करते थे, और लास्ट में जब उनका होमवर्क नहीं होता था तो उन्हें पिटाई का डर लगता था। हम सभी उनके बारे में सोचते कि हमारे में उन जैसा कौन था। कभी भी उन जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। उनकी बातें, गालियाँ, मारपीट का ढंग तो अलग ही था। उनकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, उनके ठिंगने 4 बालशीत के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के मुंह पर तरबूज रख दिया हो। मतलब उनकी बॉडी के हिसाब से उनका जो हेड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाले बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं, सिर से किया करता। जब सांड की भांति फुफकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही न टूट जाए। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के यानी कोयले से चलने वाली रेल के इंजन की भांति बड़ा और भयानक ही था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेज़ों के अक्षर एच की भांति बने थे। मतलब एच शेप में बना हुआ था उनका स्कूल। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिनके दरवाजे के आगे हमेशा चिट लटकी रहती। स्कूल के प्रेयर के समय वह बाहर आते और सीधी कतार में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह कतार बांधकर पीछे खड़े हो जाते। केवल मास्टर प्रतिम चंद पीटी के सर जो थे, उनके लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा, मीन्स क्यू में या रो में। उनकी घुड़की एवं ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधी कतार में बने रहने का प्रयास करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि वह जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा न सुना। मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला देता या पाँव की दूसरी पिंडली खुजालने लगता तो वह उसकी तरफ बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष कर देते। मीन्स उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। जब वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेज़ी स्वयं पढ़ाया करते, हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा हो या सुना हो। मतलब वो किसी को मारा नहीं करते थे, जो इनके प्रिंसिपल थे। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मीडियम स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी आंखें झपकाते और अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगली से एक चपत हमारी गाल पर मार देते, तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचे किए हंस देते। वह चपत तो जैसे हम भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसे मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 ही आया करती। मतलब वो अगर मारते थे तो भी इनको लगता नहीं था। परंतु जब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर हम सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति में रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते। झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहरती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी और गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते, शाबाश, वेल बिगिनिंग एंड अगेन 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाशी ऐसे लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाशी सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड का बहुवचन गुड मीन्स वेरी नाइस से अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त पढ़ाई में से पीटी साहब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी है, परंतु
यह भी एहसास होता है कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करते कि सती गुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसी ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम भावना जग जाती। यह ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई यदि 1 साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो ये चमत्कार सा लगता। हमारी दशा भी ऐसे ही हुआ करती। तो बच्चों को जो है वो पीटी सर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो मारते थे। लेकिन जब वो स्काउटिंग का प्रदर्शन करते थे या उसकी ट्रेनिंग देते थे और बच्चे जब अच्छा करते और वो शाबाश कह देते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था बच्चों को। तो अब आगे का लेसन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल पर एक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।